वेलकम एवरीवन। आज हम चैप्टर करेंगे तीसरा, जिसका नाम है मानव व्यवहार के आधार। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मानव का जो व्यवहार है उसके क्या आधार हो सकते हैं, क्या आधार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आधार हम देखते हैं विकासवादी जो आधार है उसके बारे में देखते हैं कि विकासवादी आधार क्या है। तो विकासवादी आधार क्या है कि विकास से क्या तात्पर्य है, पहले ये देखते हैं। विकास से तात्पर्य है कि जो लगातार क्रमिक रूप से जो जैविक परिवर्तन होते हैं जो एक नई प्रजाति का निर्माण करते हैं, ठीक है, वो है विकास। ठीक है, तो ये है विकासवादी परिप्रेक्ष्य बताता है। अब इसमें मनुष्य में क्या आधार रहे हैं। जैसे लगातार विकास के द्वारा मनुष्य को एक बड़ा और विकसित मस्तिष्क मिला है, और क्या मिला है, दो पैरों पर खड़े होना शुरू किया है, और संप्रेषण के लिए एक भाषा का उपयोग करने की अधिक क्षमता है मनुष्य में। तो आप जानते हो कि कुछ लोग मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जैसे हमारे पूर्वज बंदर हैं या कुछ और हैं, तो उनसे के द्वारा हमारा विकास हुआ है और विकास से मनुष्य की जाति बनी है। तो ये लगातार क्रमिक रूप से विकास हुआ है, जैविक परिवर्तन हुए हैं जिसके द्वारा एक नई जाति की उत्पत्ति हुई है, और मनुष्य को क्या मिला है, ये जो 3 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, इनके अलावा भी हैं जो हमारे जो पूर्वज हैं उनसे हम अलग हैं, इनके अलावा भी पॉइंट है जिनके द्वारा हम बता सकते हैं। तो मानव का जो व्यवहार है उसका ये पहला परिप्रेक्ष्य है जो बताता है कि मानव का व्यवहार कैसे बना है, तो ये विकासवादी परिप्रेक्ष्य है। इसके अलावा देखते हैं कि व्यवहार का जो जैविक आधार है, जैविक रूप से बायोलॉजिकल आधार क्या है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। बायोलॉजिकल आधार के में बायोलॉजी की थोड़ी बात करेंगे, तो सबसे पहले हम न्यूरॉन्स की बात कर लेते हैं। न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिकाएं होती है जो ब्रेन जिनसे मिलकर बना होता है, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा व्यवहार है वो कंट्रोल किसके द्वारा हो रहा है, ब्रेन के द्वारा हो रहा है, और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा हो रहा है, और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिनसे हार्मोन निकलते हैं उनके द्वारा व्यवहार कंट्रोल हो रहा है। तो उनकी बात इसमें करेंगे कि व्यवहार का जो जैविक आधार है वो क्या क्या है। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाएं। अब तंत्रिका कोशिका क्या है कि ये एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका है जिनसे जो दिमाग के या ब्रेन के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसमें विद्युत आवेग परिवर्तित करने के लिए अद्भुत योग्यता होती है। ये उद्दीपक है, किसी भी प्रकार का उद्दीपक है उसको विद्युत आवेग में परिवर्तित कर देती है। इसके अलावा जो विद्युत रासायनिक संकेतों को ग्रहण करके और संवहन करने और अन्य कोशिकाओं तक भेजने में निपुण होती है, ये होती है इसकी विशेषताएं। ठीक है, ये उद्दीपक को विद्युत आवेग में परिवर्तित कर देती है, और विद्युत जो रासायनिक संकेत है उनको ग्रहण करती है, संवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। ठीक है, इसके अलावा जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहली है संवेदी कोशिकाएं यानी सेंसरी, और दूसरी है पेशीय कोशिकाएं यानी मोटर। सेंसरी जो हमारे किसी भी बॉडी पार्ट से माइंड तक लेके जाती है, सूचनाओं को लेके जाती है, उनको बोलते हैं संवेदी कोशिकाएं। जो दिमाग से मसल्स तक लेके आती है सूचनाएं, उनको बोलते हैं पेशीय कोशिकाएं। ये एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, इस प्रकार की होती है न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिकाएं। इसके बाद में करते हैं हम तंत्रिका तंत्र की बात। ये तंत्रिका कोशिका की बात होगी जो तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। अब तंत्रिका तंत्र दो भागों में बंटा हुआ है, एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में एक तो मस्तिष्क आता है और दूसरा मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड आती है। ठीक है, और परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी इनके द्वारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़कर आगे बना है, केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र है इससे आगे जो फैला हुआ जो तंत्रिका तंत्र है उसको परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। ठीक है, ये इसका पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है एक, जिसमें बताया हुआ है कि केंद्रिका तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसके अंदर कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र आते हैं, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और उसमें आते हैं अनुकंपी और परानुकंपी, और ये सब मिलके जैसे मस्तिष्क और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है वो मिलके बनाते हैं अंतःस्रावी तंत्रिका तंत्र को। तो एक बार अंतःस्रावी तंत्रिका तंत्र की भी बात कर लेते हैं। अंतःस्रावी तंत्रिका तंत्र में आते हैं जो हार्मोन रिलीज करने वाली जो ग्रंथियां हैं उनमें आते हैं, यानी हार्मोन के द्वारा हमारा जो व्यवहार
कंट्रोल होता है, उनकी बात करेंगे अंतःस्रावी में। अंतःस्रावी में कुछ ग्रंथियां दी गई है जो हार्मोन का स्राव करती है। पहली है पीयूष ग्रंथि, दूसरी है अवटु ग्रंथि, फिर अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और जनन ग्रंथि। एनसीईआरटी में सिर्फ इन्हीं ग्रंथियों का नाम लिया गया है। पीयूष ग्रंथि के बारे में आप जानते हो कि ये यहाँ पे दिमाग में होती है, माइंड से जुड़ी होती है, ठीक है। इस पीयूष ग्रंथि को दूसरा नाम है जो सभी जानते हैं कि इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। इसके बाद में थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि ये रही यहाँ होती है। थायराइड ग्रंथि, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है इससे, इसके बारे में भी आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा कि थायरोक्सिन ग्रंथि क्या होती है। इसके बाद में आती है अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि ये रही, ठीक है। इसकी भी चर्चा कभी डिटेल में करेंगे आगे, ठीक है। इसके बाद में अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में भी जानते हो, अग्नाशय के अंदर से जो इंसुलिन निकलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हार्मोन हैं, ग्लूकेगॉन वगैरह जो निकलते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे जनन ग्रंथियाँ। जनन ग्रंथियाँ महिलाओं में अलग होती है और नर और मादा में अलग अलग होती है, ठीक है। जनन ग्रंथियाँ, इसके द्वारा भी जो हमारे व्यवहार है वो कंट्रोल होते हैं। जैसे कि महिलाओं की आवाज़ या लड़कियों की आवाज़ है वो पतली हो जाना और लड़कों की आवाज़ भारी हो जाना, ये हार्मोनल इफेक्ट है। इसके बाद में बात करते हैं हम अनुवांशिकता या जीन व्यवहार, यानी अनुवांशिकता के कारण कैसे व्यवहार कंट्रोल हो रहा है। तो अनुवांशिकता क्या है कि अपने पूर्वज से उत्तराधिकार में प्राप्त शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, वो इनका अध्ययन क्या कहलाता है, अनुवांशिक। यानी अपने पूर्वजों से जो हमें मिला है वो अनुवांशिक व्यवहार है, ठीक है। वो अनुवांशिकता का कारण है, अनुवांशिकी के कारण मिला है जो भी मिला है। अब वो शारीरिक भी हो सकता है और मनोवैज्ञानिक विशेषताएं भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन उत्तरदायी है, तो गुणसूत्र का भी नाम आता है इसके लिए और जीन का भी नाम आता है। गुणसूत्र क्या है, गुणसूत्र जो भी कोशिका है उसके केंद्रक में पाया जाता है गुणसूत्र। पहली बात, ये डीएनए के मिलकर बने होते हैं। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है डीएनए की, यानी ये गुणसूत्र केंद्रक में होते हैं और ये डीएनए के बने होते हैं। इसके बाद में जीन की बात कर लें। जीन की बात सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही इकाई है जो हमारे जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं। अगर जीन और गुणसूत्र में से दोनों में से पूछा जाए तो जीन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं। अब ये क्या है, ये डीएनए के खंड होते हैं, डीएनए के खंड होते हैं। ये वो खंड होते हैं जो अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे डीएनए के अंदर कोई लंबाई का खंड है तो ये डीएनए का लंबाई का खंड है, उसको एक लंबाई का जीन बोलते हैं, ठीक है। जो डीएनए के खंड अपने आप को प्रदर्शित करते हैं वही जीन कहलाते हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को लेके जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, ये तो बात थी अनुवांशिक और जैविक आधार की। अब बात करते हैं सांस्कृतिक आधार क्या है, यानी जो सांस्कृतिक आधार क्या है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक निरूपण करते हैं, जो हमारे व्यवहार का सामाजिक और सांस्कृतिक निरूपण करते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले संस्कृति का संप्रत्यय समझ लेते हैं कि संस्कृति से क्या आशय, संस्कृति क्या है। संस्कृति का तात्पर्य है कि पर्यावरण के मानव निर्मित भाग से है। अब ये क्या है कि इसमें बहुत से लोग व्यवहार के साथ साथ अपने व्यवहार के विभिन्न उत्पाद भी सम्मिलित हैं। अब ये क्या है, उत्पाद क्या है, उत्पाद समझोगे तो आप संस्कृति का मतलब समझ लोगे। उत्पाद का मतलब है भौतिक वस्तुएं जैसे औजार, मूर्तियां या विचार, या फिर सामाजिक संस्थान जैसे परिवार, विद्यालय। यानी संस्कृति में आपके सारी चीज़ें आ जाती है जो एक जैसी हो, समाज के अंदर विभिन्न समूह की एक जैसी हो। जैसे आपकी वेशभूषा एक जैसी हो, भौतिक वस्तुओं में आ गई, औजार मूर्तियाँ एक जैसी हो, ठीक है, या आपके विचार एक जैसे हों, तो वो आपकी संस्कृति है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, समाज की भी बात की थी हमने, तो समाज और संस्कृति का मतलब क्या है कि समाज और संस्कृति अलग अलग है, एक है, या क्या कॉन्सेप्ट है इनके बीच में, ठीक है। समाज का मतलब है कि लोगों का एक समूह है जो एक भाषा बोलते हैं, एक सीमा तक, एक सीमा का के बीच में घिरा हुआ एक समूह जो एक भाषा बोलते हैं, वो समाज कहलाता है। अब ये एक राष्ट्र भी हो सकता है कि एक पूरा राष्ट्र एक समाज का रूप ले ले, ठीक है, और कोई एक छोटा टुकड़ा भी हो सकता है। जैसे राजस्थान के अंदर राजस्थानी अगर भाषा बोलने वाले लोग हैं वो उनका एक समाज है, ठीक है। अलग पंजाब के अंदर पंजाबी भाषा बोलने वालों लोगों का एक समाज है, ठीक है। अब प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है जिनमें उनका पहनावा, बोलचाल,
ठीक है, उनकी भौतिक वस्तुएं यानी जो उत्पाद की बात की थी वो आते हैं। अब ये संस्कृति क्या है कि एक समाज के दूसरे समाज के मनुष्य के व्यवहारों का निरूपण करती है। यानी जो संस्कृति है वो बता देती है कि ज़्यादातर हम देख के बता सकते हैं कि ये पंजाबी संस्कृति से है, ये राजस्थानी संस्कृति से है, ये गुजराती संस्कृति से है, ठीक है। यानी हम उनके व्यवहार को देख के बता सकते हैं कि ये किस संस्कृति का व्यक्ति है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो एक समाज से दूसरे समाज में जो विविधताएं होती हैं उन्हीं को संस्कृति नाम दिया गया है। यानी दो समाज के अंदर जो विविधताएं हैं, जैसे वहीं फिर से एग्जाम्पल पंजाबी और गुजराती, इन दोनों के बीच में जो विविधताएं हैं, जो उनके पहनावे को लेकर, बोलचाल को लेकर, जो भी भौतिक वस्तुएं या विचार को लेकर जो भी विभिन्नताएं हैं वो उनकी संस्कृति है, ठीक है। इसके बाद में एक टर्म दी हुई है आपके एनसीईआरटी में, वो है संस्कृतिकरण। अब संस्कृतिकरण क्या होता है? संस्कृतिकरण का मतलब होता है संस्कृति उस सभी संस्कृतिकरण है उस सभी प्रकार के अधिगम से हैं जो बिना प्रत्यक्ष और सुविचारित शिक्षण से होता है। मतलब आपको बड़ों के द्वारा अगर शिक्षण दिया जा रहा है वो ना तो प्रत्यक्ष है कि हो सकता है कि वो प्रत्यक्ष ना हो और सुविचारित शिक्षण ना हो, बड़ों के द्वारा बताया गया कि हाँ ऐसे पहनना है, तो वो आपको एक शिक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। ना तो वो प्रत्यक्ष है और ना ही वो व्यवस्थित है, ठीक है। तो वो संस्कृति का एक पार्ट है कि आपको संस्कृति के बारे में ज्ञान करवाया जा रहा है। तो संस्कृति के बारे में ज्ञान करवाना ही संस्कृतिकरण है। अब संस्कृतिकरण उन सभी प्रकार के अधिगमों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन में इसलिए घटित होता है क्योंकि वे हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से हमें प्राप्त होते हैं। यानी जो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से हमें प्राप्त है उनको आगे ज्ञान देना, वो ही क्या है? संस्कृतिकरण। अब संस्कृतिकरण का मुख्य तत्व है प्रेक्षण द्वारा सीखना। यानी देख के बच्चा कैसे सीखता है? देख के सीखता है कि कैसे पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, हमारी संस्कृति को हम आगे कैसे सिखाते हैं या सीखते हैं, देख कर ही सीखते हैं। इसके बाद में आ जाता है समाजीकरण। अब समाजीकरण क्या है? समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग ज्ञान, कौशल और शील गुणों को अर्जित करते हैं जो उन्हें समाज एवं समूह के प्रभावी सदस्य के रूप में लाने के योग्य बनाती है। यानी समाज से जुड़ने की जो कला है या जो प्रक्रिया है उसको ही समाजीकरण बोलते हैं। अब समाजीकरण के कारक यानी जो समाज से जोड़ने का काम करते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहले आता है कि माता पिता वहीं समाज से जोड़ने का काम करते हैं। फिर विद्यालय आ जाता है, फिर पीयर समूह यानी जो हमारे सहपाठी है, समकक्ष हैं, जो समकालीन है, वो हमारे पीयर समूह में आ जाते हैं। इसके बाद में जनसंचार का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है, मीडिया जो हमें समाज से जोड़ने में मदद करता है, ठीक है। अब आता है एक टर्म दी हुई है परसंस्कृतिकरण। अब ये परसंस्कृतिकरण क्या है? परसंस्कृति का मतलब होता है कि दूसरी संस्कृतियों के साथ संपर्क से संस्कृति और मनोवैज्ञानिक जो परिवर्तन आते हैं, यानी दूसरी संस्कृति से जो उनके संपर्क में आने से जो मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक जो परिवर्तन आते हैं उसी को ही परसंस्कृतिकरण कहते हैं। यानी दूसरी संस्कृति को अपनाना, एक तरीके से समझ सकते हो आप कि ये है परसंस्कृतिकरण। इसके बाद में अब जो पूरा चैप्टर के अंदर क्या बात की गई है वो देख लेते हैं। पूरे चैप्टर में बात की गई है कि मानव व्यवहार केवल जैविकीय कारकों द्वारा ही नियंत्रित नहीं होता। इसके लिए सामाजिक सांस्कृतिक कारक व्यक्ति के जैविकीय गुणों के साथ अनोन्य क्रिया करते हैं। जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में कुर्ट लेविन ने की थी कि जो वातावरण है और व्यक्ति है उनके द्वारा व्यवहार बनता है। वही बात है कि जैविकीय कारक गुण हैं वो सामाजिक सांस्कृतिक कारक के साथ अनोन्य क्रिया करके मानव का व्यवहार बनाते हैं। मानव व्यवहार की बात की गई है इस पूरे चैप्टर के अंदर। अब बात की थी हमने एक जीन की, तो जीन क्या है? जैविक संचरण की एक पांडुलिपि है। पांडुलिपि मतलब लिखित रूप में जो साक्ष्य मिलता है उसकी बात की गई है। आप मान सकते हो कि जो जीन है वो जैविक संचरण यानी जो जीन की जो सूचनाएं हैं, जो जीव की सूचनाएं हैं, ठीक है, कि आगे इसकी बॉडी कैसी होगी, जो जैविक संचरण की इकाई बोल सकते हो आप जीन को। अब एक और टर्म दी गई है वो है मीम्स। मीम्स क्या है कि सांस्कृतिक संचरण की पांडुलिपि मान सकते हो। यानी सांस्कृतिक संचरण की जो इकाई है उसको मीम बोला गया है और जैविक संचरण की इकाई है उसको जीन बोला गया है। ये दोनों नाम जरूर याद रखना, जीन और मीम्स में क्या फ़र्क है। जीन और मीम्स एक साथ काम करते हैं ताकि समाज में, परस्पर समाजों में व्यवहार का आंशिक रूप से समान एवं आंशिक रूप से भिन्न ढंगों
में प्रकट किया जा सके। यानी जीन और मीम आपस में एक साथ काम करते हैं जो मानव के व्यवहार को बनाते हैं। और जीन क्या है? जैविक संचरण की इकाई। मीम क्या है? मीम्स है सांस्कृतिक संचरण की इकाई। इस चैप्टर में इतना ही इम्पोर्टेंट दिया हुआ था, तो तब तक के लिए बने रहें जब तक आगे वाला चैप्टर ना आ जाए। थैंक यू।